हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर करेंगे, वो भी बेसिक चैप्टर 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे इजीली बन सकते हैं, बिल्कुल आराम से बन जाएंगे, वो भी बेसिक कंसेप्ट से बनते हैं। तो आइए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उस पर ज़रूर फोकस करते चलेंगे। जो थियोरेटिकल पार्ट है बड़े बड़े, वो उसमें उलूल जुलूल नहीं जाना है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग बेटे? कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट होती है किसी चीज़ को एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज और बिजनेस, लाइक तेलुगु हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सब लैंग्वेज। वैसे बिजनेस की अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग करना, मतलब बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। अब क्या है, तो कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग is a process of accounting for cost। जो एक्सपेंडिचर करके आ रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर किया हो किसी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड उसको क्या करता है अकाउंटिंग, उसके साथ आ जाता, प्लस हो जाता। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज किसका है? रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कॉस्ट। तो ये लैंग्वेज है रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कॉस्ट जो भी इनकर हुई है। अब ये लैंग्वेज प्लस ये कॉस्ट इनकर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज टेक्निक। कॉस्टिंग की टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? मार्जिनल टेक्निक कितने तरीके से? स्टैंडर्ड, एग्जांपल समझा रहा हूँ, स्टैंडर्ड, एब्जॉर्प्शन। हमने देख लिया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, ये भी अलग समझा। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है बेटे? कॉस्ट, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों मिलके कॉस्ट अकाउंटेंसी बना देते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज बीन डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक। ये सब मिला के क्या हमको फायदा करते हैं? कॉस्टिंग प्लस जब हमने कॉस्टिंग इनकर कर ली, इनकर पैसा खर्च कर दिया, उसका उसकी अकाउंटिंग कर ली, ये दोनों मिलकर कॉस्ट अकाउंटेंसी करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हेल्प करेगा? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करेगा। किस रिगार्डिंग? किस रिगार्डिंग मदद करेगा ये? प्रॉफिटेबिलिटी पता करने में, प्रेजेंटेशन ऑफ मतलब, और प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन कहाँ से? जो इन सब से कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग से, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन ड्राइव हुई है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। सीधा क्या मतलब? वो कॉस्टिंग क्या होता है? जो इनकर किया। कॉस्ट अकाउंटिंग के लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिससे हम कॉस्टिंग को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कॉस्टिंग इनकर करी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या? हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, प्रॉफिट मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। वो कैसे होगी? कॉस्टिंग की चीज़ जो हमने देखी, भैया कितना खर्चा हुआ, प्लस कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग हमारा जो खर्चा हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग, उससे हमने अकाउंटिंग करके बुक्स बना ली, तो वो जब हम बुक्स देखेंगे तो उससे हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी बनती है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हेल्प करती है? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी या मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये प्रोडक्ट पर काम करें नहीं करें। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है? ये मैनेजमेंट फंक्शन का इंटीग्रल पार्ट होता है। ये प्लानिंग, स्टाफिंग, वो बिजनेस मैनेजमेंट वाली चीज़ है, ये वही करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, सब करता है। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? पूरे अकाउंटिंग कंसेप्ट लगाएगा, प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लगा लेगा इसके अंदर, आपकी पूरी मदद कर देगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ लगता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, यहाँ से एक MCQ बन सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? एप्लीकेशन ऑफ
सीधा लिख दूँ, आप लोग बोल रहे थे लास्ट टाइम से सीधा लिखा करो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या मदद करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह हेल्प करते हैं, कंट्रोलिंग करने में। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यह हो गई, इसका यहाँ एप्लीकेशन करते हैं। यह इसका एप्लीकेशन करते हैं, किस लिए करते हैं? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये समझना कॉस्ट मैनेजमेंट सबसे आखिरी में आता है। वो क्या करता है? इन सब की 12 बजा देता है। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एप्लीकेशन लगाता है कि भैया जो तुम पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हो उसको मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूँगा। किस लिए इंप्लीमेंट करूँगा? क्यों अप्लाई करूँगा? क्योंकि मुझे यहाँ प्लान करना है, मॉनिटर करना है, किसका? कंट्रोल करना है, किसका? कॉस्ट का। इसलिए तो कॉस्ट मैनेजमेंट है कि भैया ज़्यादा ना चला जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि हमको कॉस्ट पता चल सकती है प्रोडक्ट की, हमको सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बराबर है। कॉस्ट कंट्रोल रहेगा। कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है? कि हम अपने प्री डिफाइंड कॉस्ट कंट्रोल लगा सकते हैं ना। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में बेटा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कॉस्ट कंट्रोल एक स्टैंडर्ड के तहत होता है, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड होता है, पहले से प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड पहले से बना लिया जाता है। इस स्टैंडर्ड, इससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, इससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट नहीं जाना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। वहीं कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है? कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़, कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर दो वो थोड़ी ना कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। और परमानेंट नेचर में होना चाहिए, परमानेंट नेचर में, ये नहीं कि आज हो गया कल ना हो, परमानेंट नेचर में कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल एक अपना स्टैंडर्ड मैट कर लिया, उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं, बस स्टैंडर्ड से मैट क्यों होना चाहिए, प्री स्टेब्लिश उनके स्टैंडर्ड होते हैं उस तक जाता है, बस इतना समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। हो गया खत्म, इतना ही आपको देखना है, क्योंकि भैया एमसीक्यू ओरिएंटेड है। आपको अगर मैं लेने, देखो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंटिव मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम प्रिवेंशन कर लें उसका, प्रिवेंटिव है भैया, प्रिवेंटिव ये चीज़ होना नहीं चाहिए, पहले से ही स्टेप ले लेना, पहले से ही स्टेप ले लेना, काम स्टार्ट होने के पहले ही मैंने स्टेप ले लिए ताकि वो कंट्रोल में रहे कॉस्ट। और कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव होता, कॉस्ट हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब करेक्टिव एक्शन, करेक्ट करते हैं हम लोग हर चीज़ को करेक्ट करते हैं। हम लोग इंडियंस में क्या होती दिक्कत कि हम लोग पहले कोई बात नहीं, प्रिवेंटिव में ध्यान नहीं देते, जो होगा सो देख लेंगे, फिर हम क्या करते हैं? जो होगा सो देख लेंगे, करेक्टिव एक्शन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सनल मत लेना भैया, नो ऑफेंस। कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट, कॉस्ट कंट्रोल कहाँ एंड हो जाता है? जहाँ टारगेट मैच हो जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन का कभी कुछ एंड नहीं होता, वो तो हमेशा ट्राई करेंगे भैया हमारी कॉस्ट कम हो जाए। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस करते हैं भैया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस तरीके से करते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं पास्ट की प्रेजेंट की। कॉस्ट कंट्रोल करते हैं भैया, हमारी कॉस्ट प्री डिफाइंड एस्टेब्लिश कंट्रोल जो बनाए हुए हैं कि उस कॉस्ट हमारी कंट्रोल में रहे। कॉस्ट रिपोर्ट्स देखते हैं भैया, क्या रिपोर्ट है, क्या वेरियंसेस आ रहे हैं, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंसेस, कॉस्ट ऑडिट वगैरह, बस इतना ही। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती? क्वांटिटेटिव से मतलब है पैसे से। कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली क्वांटिटी, उसे क्वालिटी से मतलब नहीं है, लेना देना नहीं। आप कितनी मेहनत कर लो, उससे तो कहेगा भैया कॉस्ट रिडक्शन हुआ, कॉस्ट कंट्रोल हुआ तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपको क्वांटिफाई करके दो। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटी, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने स्टेप्स लिए आपने कॉस्ट कंट्रोल करने में, कॉस्ट रिडक्शन करने में, क्वालिटेटिव भी चीज़ें यहाँ काउंट करता है। ये इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग, ये किसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करता है? प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर, ये क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट मतलब क्या करेगा? प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देगा, किसको? मैनेजमेंट को।
एरिया इट डील्स ओनली विद कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट से मतलब है, तो और किसी से मतलब नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की कैलकुलेट कंप्यूटिंग ऑफ कॉस्ट से ही मतलब है इसको। इट इज वाइडर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाइडर होता है, हमने देखा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाइडर क्यों होता, क्योंकि कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसका यूज करता है, इन सब का यूज़ करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबका यूज़ करता है, कॉस्टिंग का भी, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी। उसके बाद हमारा एक और था ये हमने देखा था कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इन तीनों का यूज़ करता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए वाइडर है। इट इंक्लूड्स फाइनेंस, अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग, सब कुछ यहाँ होता है। मैनेजमेंट का काम है तो मैनेजमेंट वाइडर होगा, याद रखिएगा। ये पास्ट और प्रेजेंट की चीज़ें लेके आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट से मतलब रखता है, क्योंकि अकाउंटिंग है क्वांटिफाई कर रहे हैं, फ्यूचर का कैसे क्वांटिफाई कर लोगे, बट यहाँ तो क्वालिटी भी लेके आते हैं, यहाँ क्वालिटेटिव होता है तो फ्यूचर से भी मतलब रखता है, प्रोजेक्शंस पे काम करता है। इट इज़ डेवलप इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, ये डेवलपमेंट इसलिए होता है इंडस्ट्री में रिवोल्यूशंस आए थे तो भैया कॉस्ट अकाउंटिंग होना ज़रूरी था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था। ताकि कंपटीशन बढ़ रहा था तो हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल में रखें, पता चल सके कितनी हमारी कॉस्टिंग आ रही है, उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस लगा सकें। इट इज़ डेवलपमेंट रिलेटेड टू नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस के अकॉर्डिंग है भैया। मॉडर्न बिजनेस हो गया, इतने सारे कंपटीशन होने लगे, अब तो उन्होंने कहा और डेवलप करो और चीज़ें लाएं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वो फॉलो होता है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट वगैरह को बताएगा भैया, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा बिजनेस की, ये कॉस्ट असर्टेन में बिलीव करता है। इट क्लासीफाई रिकॉर्ड प्रेजेंट, मॉनेटरी टर्म में बात करेगा, मॉनेटरी भैया कितना आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इट क्लासीफाई कॉस्ट रिकॉर्ड प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, कि भैया मैं ये क्या करा, क्लासीफाई करेगा कॉस्ट को। क्लासीफाई कैसे करेगा कॉस्ट को, भैया इस पेन में कितने रुपए लगे हैं, इस पेन में कितने रुपए खर्च करे गए हैं, रिकॉर्ड करेगा और बताएगा इस पेन को यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं 1 लाख रुपए का पेन यूज़ कर रहा हूँ और मेरा कोर्स 10 रुपये का है तो मैं काय को ये पेन यूज़ करूँगा, इंटरप्रेट करेगा भैया, इट इज़ नॉट अ वैल्यू फॉर मनी। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डेटा से मतलब रखता है, ये हिस्टोरिकल प्लस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दोनों से मतलब रखता है। यूज़र इसके यूज़र आगे हम देखेंगे, अच्छे से बताए गए हैं एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स के बारे में। वैसे देख सकते क्रेडिटर, शेयर होल्डर, फाइनेंशियल एनालिसिस सब यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली मैनेजमेंट यूज़ करता है और गवर्नमेंट यूज़ करती है टैरिफ वगैरह डिसाइड करने के लिए। टैरिफ मतलब कुछ एक्साइज रेट्स हुआ करते थे पहले, या कस्टम ड्यूटी, ये सब मतलब अब इतना रेलिवेंट नहीं है वो, बट हाँ टैरिफ वगैरह लगाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ होती थी। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यहाँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ प्रॉफिट होता है। फाइनेंशियल अकाउंट 1 ईयर का होता है। रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट प्रिपेयर एज एंड व्हेन, जब भी रिक्वायरमेंट होता है भैया वो तब ऑर्डर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एक शेड्यूल 3 दे के रखा है इसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपने देखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट है, इसका कोई भी सेट नहीं है। चलो हो गया ये। यूज़र देखो इंटरनल कौन कौन होते हैं, मैनेजर, ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज़, एक्सटर्नल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑडिटर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, लैंडर, इतना समझ लीजिए बस। पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिए, बस इतना इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरनल कौन है, मैनेजर, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं। ऑपरेशन लेवल स्टाफ मतलब सुपरवाइजर वगैरह होते हैं। एम्प्लॉयज़ हमारे सबसे नीचे लेवल पे आ जाते हैं। पढ़ लीजिए आप जल्दी से, एक बार पढ़ लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। असेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्या अच्छी क्वालिटी एसेंशियल्स आइटम होने चाहिए। इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रिजिड मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि समझ ही नहीं पाए। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक सोर्स से आना चाहिए, रिलायबल सोर्सेज से होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार कुछ भी चीज़ें चेंज कर रहे हो, आज कुछ कंसेप्ट लगाए, आज कुछ प्रिंसिपल लगा रहे हो, कल उसी चीज़ के लिए दूसरे प्रिंसिपल लगा रहे हो। कंसिस्टेंसी, बराबर से रेगुलरली फॉलो होना। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक जगह चीज़, ऐसा नहीं कि आज एक रिपोर्ट इस पेज पे है, दूसरी रिपोर्ट कहीं और पेज पे है, तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए एक साथ। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टिव होना हो जाना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम के ऊपर, ये एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। नॉट डेट रेलिवेंट, सर आप हर चीज़ में बोलते हैं नॉट डेट रेलिवेंट, मैं बताता हूँ आपको रेलिवेंट वाला पार्ट बहुत मस्त है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये यहाँ से आपका बढ़िया एक रेलिवेंट पार्ट है, इसमें मज़ा आएगा करने में। देखो क्या होता है,
क्या होता है कॉस्ट, क्या होता है कॉस्ट जनरली क्या होता है प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट कंप्यूट करूं, हिंदी भूल गया मैं, गलत लिख रहा हूँ ऐसे लिख लेता हूँ, करूं, अगर मैं प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट कंप्यूट करूं तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है, उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं टर्म। मतलब मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, ये प्रकाश कर रही है, जैसे आपके जीवन में प्रकाश होने वाला है, अब आप मेरे से पढ़ रहे हैं, सबके जीवन में प्रकाश आएगा, ऐसा मैं सब भगवान से दुआ करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ। तो इस मोमबत्ती से सबके जीवन में उजाला आएगा, ये मैं इसकी एक मैं कॉस्ट कंप्यूट करने जाऊँगा तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये मैं अगर मोमबत्ती की कॉस्ट कंप्यूट करने जा रहा हूँ जो मैंने मैन्युफैक्चर किया अपने घर में, तो इसको मैं कैसे कंप्यूट करूँगा, इसको मैं टर्म में दूंगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट या कोई सर्विस है उसकी कॉस्ट कंप्यूट करने जाऊँगा तो उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। तो दो फॉर्म की कॉस्ट होंगी, दो टाइप की कॉस्ट होंगी इसमें। कोई कोई बताएगा, हाथ खड़ा कर लेना अपना अपना। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जैसे मोमबत्ती है, मोम मैं 50 रुपये की लेके आया था, 50 रुपीज़, इसमें 50 रुपीज़ की मोम लेके आया था, इसमें 20% लग गया, मतलब 10 रुपीज़ इसकी डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब ऐसी कॉस्ट जिससे उस प्रोडक्ट की पहचान हो रही हो, ऐसी कॉस्ट जिससे उस प्रोडक्ट की पहचान हो रही हो। मोम मतलब वैक्स, वैक्स में खरीद के लाया, मतलब मोमबत्ती, मैं ऐसे मोम लेके आया, मोम से उसकी पहचान हो रही प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। अब जो उसकी बत्ती होगी तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, उसकी बत्ती से उसकी पहचान नहीं हो रही है, उसकी बत्ती से उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट पहचान नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोलो आया कि नहीं आया। देखो जैसे कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट स्मार्टफोन मोबाइल बनाया हो, टैबलेट कंप्यूटर एसयूवी कार, सर्विस एयरलाइन का फ्लाइट, भैया मैं नागपुर से दिल्ली जा रहा हूँ तो उसकी कॉस्टिंग कितनी निकलेगी, दैट इज़ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चले, जैसे दिल्ली में चलते हैं। एक्टिविटी क्वालिटी इंस्पेक्शंस होते हैं किसी चीज़ के, तो एक्टिविटी बेसिस में होता है वो, हम उस इंस्पेक्शन की कॉस्ट निकालने जाते हैं तो डेट विल बी योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट कॉस्ट निकाल, मतलब आपको ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी कॉस्ट निकालना, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। प्रोसेस क्या होता है, क्रूड ऑयल्स होते हैं, उनकी प्रोसेस होते जा रहे हैं बहुत सारे, उनकी अगर आप कॉस्ट निकालेंगे तो प्रोसेस, अगर प्रोसेस में जाएंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर, प्रोसेस में देखने जाएंगे तो आपका ये रिफाइनरीज में ऑयल की रिफाइन होती है, ये हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, ये सब कॉस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं कॉस्ट यूनिट, एक यूनिट में कितना खर्च होता है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑफ आइटम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस। जैसे कि ऑटोमोबाइल में कॉस्ट यूनिट किस बेसिस पे असर्टेन की जाएगी, नंबर, मतलब नंबर ऑफ पार्ट मैन्युफैक्चर कितना हुआ। सीमेंट में केजी, टन, इस बैग, इस तरीके से जा सकते हैं। केमिकल में लीटर्स में जा सकते हैं, किलोग्राम ग्राम में जा सकते हैं, गैलेंस में जा सकते हैं। यूनिट बेसिस होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एज अ होल कॉस्ट निकाल ली जाती है ऑब्जेक्ट की। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, एक एक पार्ट की आती है, एक एक यूनिट की रहती है। हम कॉस्ट यूनिट को कैसे, उनके वेट, एरिया, नंबर, वॉल्यूम, लेंथ, इनमें नापते हैं। ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, नॉट दैट बिग टास्क, वेरी इजी एंड वेरी बेसिक, वेरी कंसेप्चुअल, और लगता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है पूछने के लिए, आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। स्टील को हम टन में कॉस्ट यूनिट में लेके आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को हम पैसेंजर किलोमीटर में लेके आते हैं, जैसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते हैं जब। गैस को हम क्यूबिक फीट में लेके आते हैं। सम एग्जाम्पल फ्रॉम सीमा, सीमा भैया एक इंस्टीट्यूट है, वो सीमा नहीं है। जैसे कि ब्रोइंग बैरल, ब्रेक मेकिंग 1000 ब्रेक कॉस्ट यूनिट, कोल माइनिंग टन, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑयल बैरल टन लीटर
होटल रूम, रूम पर डे का रूम होता है, पर नाइट, इस तरीके से टैरिफ निकलते हैं। प्रोफेशनल सर्विस हम जॉब के हिसाब से ले सकते हैं, भैया एक रिटर्न फाइल करने का कितना है, 1 घंटे का कितना है। एजुकेशन, कोर्स इनरोल पर स्टूडेंट कितना लेते हैं। हॉस्पिटल पेशेंट कितना डे पर डे। उसके बाद कि इंडस्ट्री सेक्टर के हिसाब से कॉस्ट यूनिट आ गई। एक्टिविटी के बेसिस में कॉस्ट यूनिट क्या हो सकती है, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं तो कितने अकाउंट मेंटेन है। सेलिंग, कस्टमर कॉल कितने आ रहे हैं आपके पास, आप अगर सेलिंग डिपार्टमेंट में बैठे हैं उसकी कॉस्ट यूनिट निकालनी है तो आप किस बेसिस पे निकालेंगे, कस्टमर कॉल या वैल्यू, सेल वैल्यू पे निकाल सकते हैं, या कितने अपने ऑर्डर लिए उस पर जा सकते हैं। मटेरियल स्टोरेज हैंडलिंग किस पे हो सकता है, आपको कितनी रिक्विजिशन मिली, आपको कितनी रिक्वेस्ट आई है, या मटेरियल मूवमेंट कितना हुआ, कितना इशू हुआ, कितना रिसीव हुआ। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल रिकॉर्ड कि आपने कितने लोग हायर करे हैं, कितने आपके इधर से गए हैं, कितना आपको वेरिफिकेशन किया, पर्सनल रिकॉर्ड। पढ़िए एक मिनट। कॉस्ट ड्राइव हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालना, किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट, मोमबत्ती का एग्जांपल। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, जल्दी से पॉज करके सोचो, जल्दी से सोचो। पर यूनिट में हम असाइन कर देते हैं। पर यूनिट असाइन करने का तरीका, हर एक चीज़ का करने का तरीका, जैसे एसआई यूनिट होती है वैसे ही ये कॉस्ट यूनिट है कि भैया लीटर वाली है, मैंने 1000 लीटर, मतलब मेरे पास मैंने 1000 लीटर प्रोड्यूस किया तो उसका कॉस्ट कैसे करेंगे, उसमें जो खर्चे होंगे, उसके जो खर्चे होंगे 1000 लीटर से रिलेटेड, तो उसको किस बेसिस पर असाइन करेंगे कॉस्ट, तो उसको लीटर के बेसिस पे हम डिवाइड कर लेंगे अपना। पे इतना ही समझ लीजिए, इतना ही समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच अफेक्ट लेवल ऑफ कॉस्ट, जनरली it is an activity which is responsible for cost incurrence, level of activity or volume it is an example of cost driver, and activity may be even task हो। क्या होता है, क्या होता है एक बार पढ़ो आप। कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, एग्जांपल जैसे देखे रखें आपको, ओवरहेड जब आप करते थे तो क्या किस बेसिस पे आप डालते थे, मशीन सेटअप हमारा कॉस्ट ड्राइवर है, क्योंकि अगर मैंने मशीन इंस्टॉलेशन में मैंने पैसा खर्च किया है, मैं देखूँगा मैंने कितनी मशीन लगाई है, वो मेरा कॉस्ट का ड्राइवर है। वो मेरा कॉस्ट का ड्राइवर कौन है, सेटअप की वजह से मेरी कॉस्ट इनकर हुई है, तो हमारा कौन हो जाएगा ये, एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर मशीन सेटअप। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, आवर्स स्पेंड ऑन प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, अगर मेरी इंस्पेक्शन की कॉस्ट लगी है, अगर मेरे सपोज ABC डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट लगी, इसमें 20 घंटे लगे, इसमें 30 लगे, इसमें 40 लगे, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको आवर्स के बेसिस में डाल दूंगा ना, यही तो अलोकेशन हुआ। कॉस्ट ड्राइवर क्या था, इंस्पेक्शन आवर, कितना मैंने इंस्पेक्शन डाला, किस कौन ड्राइव कर रहा है, कौन ड्राइव कर रहा है, ये आवर ड्राइव कर रहे हैं, ये आवर्स ड्राइव कर रहे हैं। मैंने इधर 2 मशीन लगाई, इधर 4 मशीन लगाई या 5 मशीन लगाई, 1000 रुपये खर्च हुए थे। अब कौन ड्राइव करेगा, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ मशीन, ये कॉस्ट ड्राइवर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं कि हम एक कॉस्ट सेंटर, मतलब सेंटर्स बनाए दिए जाते हैं अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, मतलब एक कॉस्ट की जगह कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू की जगह रेवेन्यू आएगा, इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं, इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं। पढ़ लीजिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इनकरेंस, यहाँ कॉस्ट जितनी भी इनकर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट सेंटर के अंडर इसके डिवीजन, सब डिवीजन या कोई मशीन इसके अंदर आ रही हो तो उसकी पूरी कॉस्ट इस कॉस्ट सेंटर में मिल जाती है, वो उस कॉस्ट सेंटर में मिल जाती है। कॉस्ट सेंटर 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर वेयर आउटपुट इज मेजर, जो आउटपुट मेजर, आउटपुट और इनपुट को हम, आउटपुट एंड इनपुट को मेज़र करते हैं कि भैया कितना इनपुट लगना था, कितना इनपुट लगना था इस आउटपुट के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट बनाए दिए जाते हैं। बस कॉस्ट सेंटर इतना समझ लो, क्वेश्चन आ सकता है, ये इधर ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अकरेंस ऑफ कॉस्ट। यहाँ ये सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट की अकरेंस होने में। कॉस्ट इनकर हो रही है तो ये सेंटर विल बी रिस्पॉन्सिबल। इस सेंटर में है, इस कॉस्ट सेंटर में आपको पूरी कॉस्ट पता चल जाएगी। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई होगी वो पूरा बता देगा। एक मशीन को भी हम कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। अगर ये पेन है मेरा स्टूडियो है, अब मैं कॉस्ट सेंटर बनाने जाऊँगा तो मेरा पेन भी कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट सेंटर बस इतना समझ लो, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ द कॉस्ट। रेवेन्यू सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम फॉर द एंटिटी लाइक सेल्स वगैरह। प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रॉफिट्स वगैरह, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और इन अकरेंस। मतलब ये प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, सेल माइनस रेवेन्यू माइनस सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ये चीज़ वही करेगा, ये प्रॉफिट दिखा देगा प्रॉफिट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होगा, दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बट हैव द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, अगर मेरे पास पैसा रखा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग है, तो मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो कौन बताएगा, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये लेता है ताकि हम अच्छे से पैसा कमा सकें और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो कंपनी का। पढ़ लीजिए आप, ये चीज़ मैंने आपको बोली। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए, मतलब प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेट करके प्रॉफिट निकाल देता। रेवेन्यू अपने रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, कैपिटल डिसीजन लेता ताकि आप उसका रिटर्न अच्छा कमा सकें। बस इतना पूछ सकते हैं वो, भैया कॉस्ट सेंटर कहाँ पे कॉस्ट होती है, विच सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। आपको बोल देंगे कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर या आपको प्रॉफिट सेंटर। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ मतलब समझो, देखो हम जब कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे तो हम कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, ये एक अच्छा टॉपिक है। कॉस्ट नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं, पर एक कंसेप्ट आपकी बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज आपको कभी ना कभी पे करके जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम ग्रुप कर लेते हैं एक टाइप की कॉस्ट को ग्रुप कर लेते हैं। लाइक किस बेसिस पे, नेचर ऑफ एलिमेंट, उसके फंक्शन के, उसके वेरिएबल, उसके बिहेव किस तरीके से कर रहा है, कंट्रोल बाय नॉर्मलिटी। बस इतना ही समझ लो, इतना ही बोल दो भैया। एलिमेंट बेसिस पर भी हम उसको क्लासीफाई एक जगह कर सकते हैं, एक टाइप के, जैसे हम लोग लेजर में करते हैं कि एक टाइप अगर सेल्स हो तो सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह आ रहे हैं, तो वैसे ही एक इस कॉस्ट को हम किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, एक टाइप की कॉस्ट, मतलब जिसका नेचर सेम हो वो एक जगह आ जाए, जिसके फंक्शन सेम हो उस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तरीके बताए क्लासीफाई करने के, ये मतलब सिमिलर काइंड ऑफ कॉस्ट को हम किस तरीके से एक जगह क्लासीफाई किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये है कि नेचर, फंक्शन, वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरीके से कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, बट ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब बताया, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, अदर एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बेटा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दैट आर ओवरहेड। सर ओवर द हेड, ओवरहेड मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ओवरहेड बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको। इनका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट का बता दिए, जिसका हम डायरेक्ट पहचान कर सकें। डायरेक्ट उस प्रोडक्ट जो भी एक्सपेंस हुआ, जो एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल वो ऐसा मटेरियल होगा जो उस प्रोडक्ट की पहचान को बता रहा हो। लाइक मोमबत्ती, आपने वैक्स खरीदा तो पहचान बता रहा ना। अब आ रहा है इसके बाद और बढ़िया टॉपिक, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं ये, ठीक है। ये क्या बना देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। इसको जब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करते हैं तो बनाता फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट बोलते हैं इसको। फिर इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं। इधर देखो, दोबारा से देखो, प्राइम कॉस्ट हो गया प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे लेबर हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे तो इसको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट।
इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, COGS। इसमें हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। वापस से देखो, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारी प्राइम कॉस्ट। इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट जो भी हमारे एक्सपेंस हो वो इसमें आ जाएगा। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव के नेचर में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव के नेचर में नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री के बाहर होते हैं, फैक्ट्री के बाहर होते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड वो ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में, तो वो बन जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। उसमें जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम जोड़ देते थे तो हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या होती है, वो एक टाइम तक सेमी वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर, एक पॉइंट तक वो फिक्स होती है, उसके बाद वेरी करती है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा एक फिक्स बिल होता है 400 का, फिर जितनी यूनिट यूज़ होती जा रही तो दैट इज़, ये पार्ट इसका फिक्स है, और जो यूनिट्स हम बर्न कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अवर सेम वेरिएबल। तो दोनों को जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो सेमी वेरिएबल हो जाता है। ये करें क्या अभी, ये सेकंड पार्ट, चलो ये निपटा ही देते हैं यहीं पे, थोड़ा से 10 मिनट का ही है। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी कंपनी के मैनेजर के हाथ में है, मैनेजर कंट्रोल कर सकता है बाय कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल की अप्रोच फॉलो करते हुए। कॉस्ट कैन बी कंट्रोल टिपिकली बाय कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर। ये बोला था, कॉस्ट कौन कर सकता है, कॉस्ट मैनेजर कर सकता, कॉस्ट सेंटर कर सकता है, प्रॉफिट सेंटर कर सकता है, या इन्वेस्टमेंट सेंटर कर सकता है। इज कॉल्ड कंट्रोल। कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एक्शन ऑफ मैनेजर एट। कॉस्ट सेंटर में जो तीन जो हमारे बैठे थे, हमने कॉस्ट सेंटर में देखे थे, उन सबका मैनेजर होगा। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट को वही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट सेंटर वाला या प्रॉफिट सेंटर वाला या इन्वेस्टमेंट सेंटर वाला या रेवेन्यू सेंटर वाला, ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजिंग डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सम ऑफ द ओवरहेड आर जनरली कंट्रोलेबल बाय द शॉप फ्लोर सुपरवाइजर। क्या होता है, सुपरवाइजर होता है। अगर एक शॉप, मतलब शॉप सुपरवाइजर इसलिए बोलते हैं कि बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो हर एक को एक एक कोना बांटा गया रहता है, एक एक ज्यूरिडिक्शन दिया होता है कि भैया तुम्हारी ये 3 मशीन तुमको देखनी है। तो वो अपने स्तर पर अगर वेस्टेज कर रहा है तो वो सुपरवाइजर जो होगा वो कंट्रोल कर सकता है कॉस्ट सेंटर में, क्योंकि वो आता है। एग्जाम्पल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लग गया, बस बात खत्म, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हम। खैर यहाँ मैंने एक आपको मैक्रो लेवल पे एग्जांपल दे दिया, खैर यहाँ इस तरीके से एग्जांपल अपन समझ लेते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय, कोई भी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय टूल रूम इज कंट्रोलेबल बाय फॉरमैन इन चार्ज ऑफ दैट सेक्शन। अगर एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है, एक्सपेंडिचर कौन इनकर कर रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर बाय टूल रूम, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, फॉरमैन। फॉरमैन देख रहा होगा टूल रूम को, भैया ज़्यादा पैसा खर्च ना हो अननेसेसरीली, बट द शेयर ऑफ टूल रूम एक्सपेंडिचर विच इज़ अ पोर्शन टू मशीन शॉप इज नॉट कंट्रोल बाय। क्या होता है ना, टूल रूम, सपोज टूल रूम कहाँ पे आता है, मशीन का पार्ट होगा। मशीन का पार्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टूल कहाँ लगते हैं, मशीन में लगते हैं, मशीन में लगते हैं। अगर 1,000 रुपये खर्च हो रहा है तो फॉरमैन की जिम्मेवारी इसको कंट्रोल करे, 800 रुपये लगने तो फॉरमैन की जिम्मेदारी इसको कंट्रोल करे। और ये जो पैसा होता है टूल रूम का, टूल रूम की जो कॉस्ट होगी वो मशीन में अलोकेट होगी, मशीन वाले उसमें जाएगी। मशीन किस में जाएगी, देखो मशीन शॉप में जाएगी, मशीन शॉप में जाएगी, अपोर्शन कर देते। इनडायरेक्ट है कि हमने टूल था 1,000 रुपये हुआ, चलो उसको मशीन में डाल दो जाके, मशीन शॉप जो है, मशीन शॉप का कॉलम है उसमें डाल दो। तो मशीन शॉप का जो मैनेज सुपरवाइजर होगा उसके हाथ में थोड़ी ना कंट्रोल है टूल रूम का कि वो वहाँ के एक्सपेंडिचर कर दे, कंट्रोल कर सके। अगर यहाँ फॉरमैन कंट्रोल नहीं कर रहा है,
फॉरमैन कंट्रोल नहीं कर रहा तो उसके हाथ में थोड़ी है। ये तो अपोर्शन कितने भी कॉस्ट आए, ये तो अपोर्शन होके, अपोर्शन मतलब चार्ज होके सीधी मशीन शॉप को चले जाएगी। अब मशीन शॉप के सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी इधर है, उसकी पावर ही नहीं है इधर, पावर इसकी है। तो ये अनकंट्रोलेबल है। शॉप किसके लिए अनकंट्रोलेबल है? मशीन शॉप वाले के लिए, क्योंकि टूल रूम का कॉस्ट मशीन शॉप में अपोर्शन होगा, टूल रूम का कॉस्ट मशीन शॉप में होगा। तो अनकंट्रोलेबल किसके लिए है? मशीन शॉप वालों के लिए, ना कि फॉरमैन के लिए। फॉरमैन नहीं कर रहा है, फॉरमैन की जिम्मेवारी डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे, वो तो कहेगा जाने दे, मशीन शॉप वाले देखते रहे। तो यहाँ मशीन शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि मशीन शॉप के हाथ में नहीं, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट जो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन में लगती है, नॉर्मल प्रोडक्शन साइकिल में लगती है। एबनॉर्मल जो नॉन रिकरिंग टाइप के, कुछ आग जल गया या मशीन जल गई, मतलब आग तो जल जाता, मतलब सामान जल गया, एक्सीडेंट हो गए जो कि नहीं होते हैं, चोरी कर ली, थेफ्ट हो गई, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो एबनॉर्मल ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, प्रोडक्शन में नहीं। नॉर्मल लॉस होता है कि प्रिफरेज हो गया, एवोपरेट हो गया, पेट्रोल आ रहा था, वो प्रोडक्शन में चार्ज कर देते हैं, वो हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में हम चार्ज कर लेते हैं, जबकि एबनॉर्मल को हम प्रॉफिट एंड लॉस में अपना चार्ज कर देते हैं जाके। एबनॉर्मल कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर से एक एमसीक्यू बनने के चांस है, क्योंकि ये रूटीन एक्सपेंस नहीं है, रूटीन नहीं है। काहे को जिम्मेवारी लेगा वो? काहे को कहेगा भैया रूटीन नहीं है, मैं क्यों सबका खाऊं? क्या पता तुमने किया हो। नॉर्मल मतलब ये एक प्रैक्टिस है कि ये इतना लॉस होता ही होता है, तो भैया ये आपका प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट कॉस्ट, उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा और आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे पर यूनिट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है? जो पहले से डिसाइड करके रखिए। स्टैंडर्ड क्या होता है कि भैया इस प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी इतनी ही स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए। प्री स्टेब्लिश स्टैंडर्ड बनाए दिए जाते हैं। पढ़ो एक बार, ये पढ़ो, ये पहले एडवांस में ही हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन। मतलब एडवांस में प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हम कर लेते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब बहुत मस्त है। मतलब ये लास्ट में जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर ही से क्वेश्चन बनते हैं। आ स्टैंडर्ड कॉस्ट, आ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ efficient operation and relevant necessary expenditure. It may be used as a basis for price fixation and for cost control through ये क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमको कहाँ मदद करता है? देखो क्वेश्चन बन सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ मदद करता है? कॉस्ट कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल पढ़ा था ना पहले से। कंट्रोल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बारीकी चीज़ है, कोई हार्ड नहीं है। छोटा सा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, नहीं करोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हेल्प करेगी? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? प्रिवेंटिव मेजर होता है। पहले से ही सतर्क हो जाओ, पहले से स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ना, वही स्टैंडर्ड, ताकि हम वेरिएंस को एनालिसिस कर पाएँ। तो किसके थ्रू? कॉस्ट कंट्रोल में तो हेल्प करता है वेरिएंस एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने में एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट लगेगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट नॉर्मली कि हम कितना हमारा लग सकता है पैसा, एस्टिमेशन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ जो करंट सिचुएशन है। देखो जो भी करंट सिचुएशन हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, एस्टिमेशन किसके लिए करते? फ्यूचर के लिए करते। मेरे पास कोई आया, सर ये पेन बना दोगे? मैंने कहा पेन बना दूंगा और 12,000 रुपये लूँगा, तो ये 12,000 रुपये लगेंगे इसके, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल ली, ऐसी फॉरकास्ट कर लिया मैंने। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती? इंक्रीमेंटल। अगर मेरा पहले 10,000 मेरा वॉल्यूम था, 10,000 वॉल्यूम था मेरा प्रोडक्शन का, अब मैं 15,000 करने जा रहा हूँ, तो 5,000 जो होगा, 5,000 यूनिट, दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल, कि वॉल्यूम पे चलता है, वॉल्यूम पे होती है ये चीज़। देखो एक्टिविटी लेवल 10 से 15,000। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो नोशनल होती है, जो एक्चुअली हमारी जेब से नहीं जाती है। देखो कैपिटलाइज कॉस्ट क्या होती है? मैंने पेन खरीदा, उसके लिए मैं सेल लेके आया, या मैंने उसको सब, फॉर एग्जांपल मैंने मेरी मशीन थी, मेरे पास मशीन थी, अब उसको मैंने सेटअप कराया, मैंने नई मशीन खरीदी, उसको मैंने सेटअप कराया, जो उसकी सेटअप कॉस्ट होगी वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड कर दूंगा ना, क्योंकि खरीदी, कैपिटलाइज कॉस्ट हो जाएगी वो। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा, उसके लिए जो मैंने पैसा पे किया, तो मेरी, अगर मैं पेन आपसे खरीदने की, आपने मुझे 12,000 रुपये का पेन दिया, तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट 12,000 हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? दिस कॉस्ट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन।
मतलब क्या होता है, अगर मेरे 10,000 रुपये बैंक में डले हुए हैं, मैं 10% का ब्याज कमाता हूँ, मतलब 1,000 रुपये उसमें कमाता हूँ, वो 10,000 रुपये निकाल के मैं कहीं और लगा रहा हूँ, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 1,000 रुपये आउट ऑफ पॉकेट जो बाकी आपके इधर गया। शट डाउन कॉस्ट, अगर मैं कंपनी को बंद करने जाऊंगा तो शट डाउन कॉस्ट मेरी कितनी पड़ेगी, Those costs which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down. Rent, rate, depreciation, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंस होंगे, ये तो लगेंगे. These costs कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये कॉस्ट एलिमिनेट नहीं हो सकती विथ क्लोजर ऑफ प्लांट. मैंने क्या बोला था, मैं शायद गलत बोल गया क्या, एक सेकेंड मुझे करेक्ट कर देना यहाँ पे. शट डाउन कॉस्ट क्या है, दीज कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट नहीं कर सकते शट डाउन कॉस्ट को हम, चाहे आप बिजनेस बंद कर दो, क्लोजर ऑफ प्लांट कर दो, क्योंकि रेंट, टैक्सेस, मशीन कहाँ लेके जाओगे भाई, या तो बिजनेस खत्म ही करना पड़ेगा फिर. इन अदर वर्ड ऑल, इसका क्या है, टेम्पररी शटडाउन, मतलब क्या होता है, जैसे कि वुलन क्लोथ्स कंपनी होती हैं, उनको टेम्पररी शटडाउन करना पड़ता है, क्योंकि पूरे साल ऊन के कपड़े थोड़ी ना चलेंगे, तो वो टेम्पररी शटडाउन करेंगी. तो उसका ये मतलब नहीं होता भैया उसका शटडाउन हुआ कुछ टाइम के लिए, पर फिक्स्ड एक्सपेंस तो लग रहा होगा ना. मतलब जैसे ओसवाल कंपनी है, उसकी मशीन है, उसकी वुलन खरीदते हैं, मशीन है, जहाँ एरिया पे होगी वहाँ रखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे होंगे, पक्के पक्के फिक्स्ड एक्सपेंस आ रहे हैं. अगर आप शटडाउन कर रहे हैं, शटडाउन और क्लोजर में डिफरेंस होता है. शटडाउन मतलब टेम्पररी, मैं बाय मिस्टेक गलत बोल दिया था, आई एम करेक्टिंग. पहले मैंने गलत बोल दिया था कि शटडाउन मतलब ख़त्म ही हो जाएगी, मतलब शटडाउन बिजनेस को बंद करके जो कॉस्ट आ रही है वो मैंने गलत बोला. आई एम करेक्टिंग द सेम. शटडाउन कॉस्ट क्या होती है, टेम्पररी. जैसे ओसवाल कंपनी है, उसने कुछ टाइम के लिए अपना बिजनेस बंद किया, क्योंकि हम हर समय उसको ज़रूरत नहीं होती, सीजनल उनका चलता है, बट उनकी मशीन कॉस्ट ये सब लगेगी, फिक्स्ड एक्सपेंस. तो जो उसकी फिक्स्ड एक्सपेंस जो लगेंगे कुछ टाइम के लिए, वो अवॉइडेड नहीं हो सकते, डेट विल बी योर शट डाउन कॉस्ट. शट डाउन कॉस्ट क्या होती है, ओसवाल कंपनी है, उसने मशीन लगाई हुई है, 6 महीने के लिए बिजनेस बंद है, बट वो फिक्स डेप्रिसिएशन, रेंट, रेट, टैक्स ये सब एलिमिनेट नहीं हो सकता है, बट कुछ टाइम के लिए बिजनेस बंद है, तो ये शट डाउन कॉस्ट होगी, अवॉइड नहीं कर सकते. संक कॉस्ट क्या होती, अब भैया डूब गया पैसा, डूब गया मतलब आप, ये मैंने खरीद के लाया, मेरे लिए कोई यूज़ का नहीं है, ये मेरे लिए कोई यूज़ का नहीं है पेन अब, पर मैं दूसरी जगह यूज़ कर सकता हूँ, तो संक कॉस्ट मेरी ज़ीरो ही रहेगी. फिर देखो क्या होता है कि मैं मशीन खरीद ली, सपोज़ मैंने पेन खरीद लिया, सपोज़ यही मेरे लिए मशीन है, मैंने ये पेन मैंने खरीदा हुआ था, आज मेरे लिए संक कॉस्ट में ऑलरेडी ये सपोज़ ये माउस में ऑलरेडी खरीद के रखा हूँ, और मुझे आगे किसी भी जगह आगे दूसरा प्रोजेक्ट में मेरे को ये माउस यूज़ होगा, तो मैं ऑलरेडी इसकी कॉस्ट यूज़ कर चुका हूँ, वापस से इसकी कॉस्ट लेके नहीं आऊँगा. ये संक कॉस्ट हमारी डिसीजन मेकिंग में कभी भी इम्पैक्ट नहीं करती है, कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेगी. मतलब मैं ऑलरेडी मैं मशीन खरीद चुका था, वो यूज़ हो रही थी, अब वो दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ होगी मशीन, तो वो तो पहले संक हो जाएगी ना, पहले मैं इनकर कर चुका हूँ, वो डिसीजन मेकिंग में मेरी पार्ट नहीं बनेगी. व्हेन कॉस्ट आर ये एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होती है, दूस कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट इन टोटलिटी. व्हेन कॉस्ट है प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में आ जाए. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मेरी मर्जी देना कि नहीं देना. पीरियड कॉस्ट क्या होती है, इट्स काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. These are costs which are not assigned to product but are charged to expense against revenue, in which they are incurred. All non-manufacturing costs such as general administrative expenses, selling and distribution expenses are recognized as period cost. Non-manufacturing जो cost होती है वो हमारी period cost होती है. वो period cost मतलब it's kind of fixed cost होती है. Period cost is like fixed cost कि लगना ही लगना है. मतलब एक पीरियड की कॉस्ट होती है, पीरियड कॉस्ट ही होती है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव आपके फैक्ट्री के बाहर होता है वो, इसलिए नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा. इंजीनियर कॉस्ट क्या होती है, दीज कॉस्ट डेट रिजल्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट. क्लियर इंजीनियर कॉस्ट होती है, क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो इनपुट और आउटपुट के बीच. एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर. एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट आर कार, कंप्यूटर. इंजीनियर्ड कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो मेरी जेब से गया हो, कैश पेमेंट करी है, मैंने स्टेशनरी खरीदी, दैट विल बी माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है
ये हमारे हाथ से नहीं जाती है और ये कभी बुक्स में नहीं आती है। दे आर नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। सर इतना याद करना पड़ेगा? याद नहीं, रिवीजन करो, मेन रिवीजन, अपने शॉर्ट समराइज नोट्स बनाओ भाई, रिवाइज करो, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, भैया हम जेब से जो पेमेंट जा रही है। इंजीनियर्ड कॉस्ट, बड़ा अच्छा दिख रहा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इनपुट आउटपुट के बीच। पीरियड कॉस्ट क्या होती है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए रहती है भैया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक पीरियड के लिए लगेगा ही लगेगा, एक प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते हैं, ये ओवरहेड टाइप के अपन मान लो। डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट मेरी मर्जी, देना नहीं देना। एडवर्टाइजमेंट एब्सोल्यूट कॉस्ट हमारी स्टेटमेंट फॉर्म में होती है, हम कंपेयर कर सकते हैं उसको, मतलब किसका कितना, मतलब टोटल करते हैं फिर पीरियड वाइज, मतलब टोटल करते हैं फिर उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सी कॉस्ट कितने परसेंटेज है। संक कॉस्ट, जो मैं पहले इनकर कर चुका हूँ, जो मैं मशीन पहले खरीद चुका हूँ, अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट में भी उस मशीन को यूज़ करूँगा, तो उस मशीन की कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेगी नए प्रोजेक्ट में। शट डाउन कॉस्ट टेम्पररी कर रहा हूँ, फिक्स्ड एक्सपेंस मेरे लगते रहेंगे, वो अवॉइड नहीं हो सकते, वो हमारी शट डाउन कॉस्ट होती। आउट ऑफ पॉकेट, जेब से क्या, अपॉर्चुनिटी हमने देख लिया। बैंक इंटरेस्ट वाला। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में लगी। कैपिटलाइज कॉस्ट देखा, मशीन के सेटअप में, सेटअप का खर्चा होगा तो सेटअप की कॉस्ट मशीन में डाल देंगे। इंप्यूटेड कॉस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, एक्टिविटी चेंज होने से 10 से 15,000 के वॉल्यूम पे जा रहे हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट की हमको कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ बनाना है, तो आज हम एस्टिमेशन के बेसिस पर उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। मार्जिनल, कोई एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी जो कॉस्ट लग रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी क्या होती है? कॉस्ट कंट्रोल करती है, ये प्रिवेंटिव मेजर होता है। हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ मदद करती है? वेरिएंस एनालिसिस, ये हमको स्टैंडर्ड बताते हैं कि एक यूनिट कितने रुपए में बनना चाहिए। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है? हम पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं बिफोर प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन। वो कितने फास्ट मैंने आपको चीज़ करा दी। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट, बैच में जाता है, जॉब एक एक जॉब के अकॉर्डिंग जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मैंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? रोड्स बिल्डिंग वगैरह में यूज़ होता है। देखो मैं आपको दिखाता जाऊँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रोड्स कंस्ट्रक्शन में चलता है। जॉब कॉस्टिंग लाइक की प्रिंटिंग प्रेस, मैंने आपको शादी के कार्ड, आपकी शादी होनी है तो आप सुन रहे हो, आप लोगों की शादी होगी तो आप कार्ड बनवाओगे, तो भैया वो जॉब होता है। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? एक बैच, अगर मैं एक बैच में एक ये अपन ने पढ़ा होगा, देखा होगा ना, एक बैच लिख के आता है प्रोडक्ट के ऊपर, बैच नंबर ये, तो उस बैच नंबर की जो भी कॉस्टिंग होगी, अगर मैंने बैच नंबर 1 में 100 यूनिट बनाई और 1,000 रुपये खर्च हुआ, तो 1,000 डिवाइड बाय 100, तो वो हमारी बैच कॉस्टिंग हो जाती है। उस तरीके से सिंगल मतलब एक ही, कोई कुछ नहीं, मैंने एक प्रोडक्शन किया, एक ही मेरा प्रोडक्शन का तरीका था, 1,000 रुपये खर्च हुए, 10 यूनिट बनी, तो 100 रुपये प्रति यूनिट मेरा खर्चा आ गया। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ होती है? जहाँ क्रूड ऑयल, आपको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जाना पड़ता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पे लगती है? आपकी पैसेंजर, होटल, मतलब पैसेंजर गाड़ियाँ जो ट्रेन वगैरह ये सब होती है ना, सप्लाई वाटर। मल्टीपल कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है? जहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बाइसिकल वाला है, बाइसिकल में 2 तरीके के यूज़ होते हैं। एक जगह होता है आपका एक जगह होता है बैच, देखिए, it is a combination of 2 or more method of costing outlined above. Suppose a firm manufacture bicycle including its component, the part will be costed by system of job या बैच। पहला जो होगा, जब आप मशीन को उसको असेंबल वगैरह करोगे, जो पार्ट कंपोनेंट होंगे अलग 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 अलग, तो उसको जॉब या बैच के अकॉर्डिंग लाओगे ना। बाइसिकल एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। ये मेथड है, किस किस ये मेथड होते हैं, टेक्निक क्या होती है? जल्दी से देखिए। मल्टीपल कॉस्टिंग, जैसे बाइसिकल वगैरह हुआ, अपना बाइसिकल हुआ, तो जो उनके अलग अलग कंपोनेंट हुए, उसको जॉब या बैच में डाला, उसका जो असेंबली हुआ सिंगल में हो गया, एक ही जगह असेंबली होती है। जो उसके जैसे सीट कवर हुआ, हैंडल हुआ, घंटी हुआ, जॉब हो गया ना, जॉब और बैच में चला गया। अब एग्जाम्पल देखो, नेचर ऑफ आउटपुट सीरीज ऑफ प्रोसेस है, मतलब यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी। यहाँ शुगर, जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर में गुड़ जाता है, फिर 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रियल एस्टेट बिजनेस में यूज़ होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या यूज़ होता है? सिंगल यूनिट, एक ही जगह बन जाता है सब कुछ। रेंडरिंग ऑफ सर्विस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगती है भैया, जैसे पैसेंजर हुआ, पैसेंजर गाड़ियाँ हुआ, मतलब ट्रेन, वाटर वाला हुआ, और क्या कह सकते हैं, और अपना होटल का हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब ऑपरेटिंग में आते हैं।
कस्टमर स्पेसिफिकेशन, मैंने बोला ऐसा पेन चाहिए, लाल करके देना मुझे। जॉब कॉस्टिंग लगेगा, एक जॉब दी मैंने आपको, उस अकॉर्डिंग लाल करने की कॉस्ट आएगी। और मल्टीपल वेराइटीज ऑफ एक्टिविटी इन प्रोसेस, लाइक बाइसिकल का है, कंपोनेंट अलग अलग है, उसके बाद असेंबल होगा, तो मल्टीपल कॉस्टिंग कहीं जैसे कार असेंबली हर जगह आ गया। अब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या है देखो। एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये मैं क्या सेकंड वाले में लूँ, इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, इसके फिर MCQ भी करा दूंगा साथ में ही, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।